नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा कर रहा हूं, उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने रासायनिक अपक्रिया आपको पढ़ाया, रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों के बारे में आपको उल्लेख कर रहा हूं। उसी में रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में एक महत्वपूर्ण अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने आपको संयोजन पढ़ाया, वियोजन पढ़ाया, अब है विस्थापन अपक्रिया। महत्वपूर्ण है बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा भी है कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, उदाहरण के माध्यम से परिभाषित कीजिए और इसके कुछ एग्जाम्पल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम आपको समझाते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। सबसे पहले बच्चों अपक्रिया, अपक्रिया कोई भी रासायनिक अपक्रिया को मैंने परिभाषा बहुत सरल बताई थी कि जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। मतलब कोई अभिकारक जो है वो उत्पाद का निर्माण करे, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब विस्थापन अपक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब होता है दूसरे, एक के स्थान में दूसरा आ जाए, एक के स्थान में दूसरा आ जाए। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य समझे। मान लीजिए दो दोस्त हैं सोहन और मोहन। सोहन और मोहन, सोहन और मोहन दो दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। इस सोहन और मोहन के एक के स्थान पर कौन आ जाए? मान लीजिए मोहन के स्थान पर कौन आ जाए? रोहन आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि मोहन कम क्रियाशील है जबकि रोहन अधिक क्रियाशील है। अब यहाँ पास ऐसा होता है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में एक व्यक्ति ज्यादा पैसे वाला है, एक कम पैसा वाला है। और ज्यादा पैसा वाला है तो वो तो स्टेबल है, लेकिन कम पैसा वाला क्या है? अनस्टेबल है। तो जब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो अधिक पैसा वाला होगा तो कम पैसे वाले को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। वही तो विस्थापन अपक्रिया है। ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया बच्चों जिसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कोई यौगिक की, ए भी एक यौगिक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें कम अधिक क्रियाशील वाला तत्व, सी क्या है? अधिक क्रियाशील वाला तत्व। ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो है यौगिक में से कम क्रियाशील वाला तत्व ए, सी और बी को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार की अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे? विस्थापित कर दे। वो क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अपक्रिया है। चलो परिभाषा नोट कर लेते हैं कि ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है कि वो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। आम सी बात है बच्चों। क्या है कि कोई भी, आप किसी भी परिवार की भी बात करें या किसी दोस्तों की बात करें या कोई भी अन्य पर्सन, दो दोस्त हैं, अगर लड़की आ जाती है तो एक दोस्त क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। उस लड़की के साथ उसकी मित्रता हो जाती है तो क्या है? विस्थापन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में हम पहली चीज देखेंगे बच्चों, पहला उदाहरण देखेंगे, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया। जिंक की
कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया। चलिए देखते हैं, जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है। चलिए देखते हैं। अब जिंक सबका सूत्र पता है, जिंक का संकेत होता है Zn, कॉपर सल्फेट तो CuSO, और जिंक कॉपर सल्फेट। अब जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है। अब यहां से क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट दे रहा है और कॉपर। और एक इसका आप बाहरी रूप से देखेंगे तो एक पात्र में कॉपर सल्फेट लेते हैं, नीला कॉपर सल्फेट का नीला अवक्षेप रहता है। कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, किस रंग का है, नीला रंग का। और इसमें हम क्या डालते हैं बच्चों, जिंक डालेंगे। जैसे ही आप जिंक डालेंगे, जिंक धातु डालते हैं, मेटल डालते हैं जिंक का, इसका जिंक का, तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से आपस में क्रिया करता है और यहां से क्या बनाता है बच्चों, जिंक सल्फेट और कॉपर का लाल रंग प्राप्त होता है। कॉपर कौन सा रंग प्राप्त होता है, लाल रंग प्राप्त होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिंक कॉपर सल्फेट के किस विलयन में डालते हैं, नीला विलयन में डालते हैं। नीला अब विलयन में डालेंगे तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, कॉपर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील क्या है, जिंक है। मैंने अभी बताया ना, ध्यान से देखिए कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखिए यहाँ से जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर के मुताबिक, तो जब कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट जो यौगिक बना है, इस यौगिक में कॉपर को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी आपकी, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, बच्चों क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, महत्वपूर्ण ये भी एग्जांपल है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। चलिए ये वाली भी क्रिया देख लेते हैं। सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, जिनको नहीं पता है वो भी जाने, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। चलिए तो जिंक की क्रिया, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, H2SO4। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, ध्यान से देखिए, सल्फेट का 2 निगेटिव होता है। सल्फेट जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, हाइड्रोजन एक देता है तो 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं 2 चॉकलेट खाता हूं और आप बच्चों एक ही चॉकलेट देने की क्षमता है, तो कितने बच्चे आएंगे मेरे पास, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे हैं। लेकिन जिंक जो है 2 चॉकलेट देता है, तो क्या है, हाइड्रोजन से अच्छा है, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, गैस बाहर निकलती है, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, बाहर निकलती है। अब ध्यान से देखिएगा कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करके जिंक सल्फेट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर हो रही है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, H2 को बाहर कर दे रहा है। तो कौन सी अपक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, विस्थापन अपक्रिया है। बनेगा विस्थापन अपक्रिया क्या होती है कि जब किसी ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, क्या कहलाता है बच्चों, आपका विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। बनेगा। अब आगे बड़ी बात, अब इस अपक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है इसके बारे में बता देता हूं बच्चों। इस अपक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, इसकी जो साउंड होती है वो पॉप, ऐसे बोलेंगे, कैसे, ध्यान से देखिएगा। जब भी हाइड्रोजन गैस किसी अपक्रिया में प्राप्त होती है तो एक तो जलती हुई जाती है और दूसरी बात उसका साउंड कैसे होता है, कहने का तात्पर्य पॉप साउंड आता है। और पॉप साउंड के साथ ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है।
नोट कर लीजिएगा प्राउंड कि इस अपक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड वाली हाइड्रोजन गैस क्या करती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। मतलब स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है, स्वयं ज्वलनशील है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। बनेगा, तो मैंने क्या बताया, इस अपक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन गैस एक क्या करती है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है और इसका साउंड क्या होता है, पॉप। ठीक है, बनेगा। चलें अगली रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है, ये भी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको भी बता देते हैं। सारी रिएक्शन है, आप जान लीजिए, सारे एग्जाम्पल जान लीजिए। क्या होता है कि फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, फेरस की क्रिया किसके साथ होती है, कॉपर सल्फेट के साथ। चलिए फेरस, अब ध्यान से देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे। चलिए बगल में ले लेते हैं, एक पात्र ले लीजिए, एक पात्र में हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। क्या डाल दिया बच्चों, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है, सबको पता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा बोलते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कॉपर सल्फेट डाल दिया हमने। अब इस कॉपर सल्फेट को हमने जैसे ही डाला तो इसमें हम क्या डालेंगे, फेरस। क्या डालेंगे, या फिर कह देंगे लोहे की एक नुकीली कील डालते हैं। देखिए जंग लगी हुई कील नहीं, लोहे की एक नुकीली कील डालते हैं, जो क्या है, फेरस। अब ये आपस में क्रिया करेंगे बच्चों, जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है, बाहर। और जब कॉपर बाहर जाता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से रखिएगा कि फेरस जब नीला थोथा के साथ क्रिया करता है, मतलब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है, तो फेरस सल्फेट देता है, साथ में कॉपर का लाल अवच्छेद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लाल अवच्छेद। तो मतलब फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है, फेरस सल्फेट देता है, साथ में क्या करता है बच्चों, कॉपर का लाल अवच्छेद प्राप्त होता है। लाल मार्कर से लिख भी रहा हूं और लाल अवच्छेद प्राप्त भी हो रहा है। तो बनेगा कि जब फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो कॉपर का लाल अवच्छेद प्राप्त होता है, साथ में क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फेट बनेगा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया की तो कॉपर को विस्थापित कर दिया तो कॉपर बाहर हो गया, जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ। और कॉपर सल्फेट हमेशा नीला रंग का होता है क्योंकि इसे नीला थोथा भी कहते हैं। दूसरी बात, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस बाहर चला जाता है तो प्राप्त क्या होता है, जिंक सल्फेट। और इस अपक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन गैस किस कौन सा साउंड, पॉप साउंड के साथ जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती। वही बात है, हम पढ़ते नहीं है लेकिन पढ़ाने में सहायक हैं। हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन आप लोग को पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं एनी टाइम एनी। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स भी बची है, बायोलॉजी भी बची है। MP बोर्ड वाले, क्लास 10th के साइंस वाले बच्चे ध्यान रखना, आपको हम पहले से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, तो बन जाएगा आप लोगों से। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चों, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब अगली अपक्रिया है द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा बच्चों कि विस्थापन अपक्रिया, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी अपक्रिया
जिसमें विस्थापन हो रहा था तो विस्थापन अब क्या कहला रही थी, क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। लेकिन द्विविस्थापन अवक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको आयन के बारे में जानना होगा। यौगिक जो होता है बच्चों, कंपाउंड, कंपाउंड जब आपस में टूटता है तो दो आयन देता है। एक होता है यौगिक जो बच्चों टूटता है तो आपस में जब कोई यौगिक टूटेगा तो आयन देता है। क्या देता है बच्चों, आयन। और आपको मैं बता दूं कि ये आयन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। यौगिक जब टूटेगा बच्चों तो आयन देता है, और आयन दो प्रकार का होता है, एक धन आयन होता है, एक होता है ऋण आयन। धन आयन, ऋण आयन, ठीक है। चलिए, तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है। आयनों का क्या होता है, अदला बदली। कहने का तात्पर्य ये कि मेरा मार्कर जो है ये ब्लैक वाला मार्कर मैं दूसरे सर को दे देता हूं, दूसरे सर अपना वाला मार्कर मुझे दे देते हैं, यही रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए AB प्लस CD, ठीक है, AB प्लस CD आपस में क्रिया कर रहे हैं, मतलब अभिकारक हैं। अभिकारक क्या होता है, जो क्रिया में भाग लेता है। AB प्लस CD जब क्रिया कर रहे हैं तो अब इसमें ध्यान से देखिए, AB जो टूटता है तो प्लस निगेटिव, और C टूटेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो इसका प्लस है वो उसके माइनस के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि दो आयनों से ही मिलकर यौगिक बनता है, धनायन और ऋणायन मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो A और D मिलके बन गया AD, प्लस B और C मिलके क्या बन गया, BC। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का फेर बदल हो, आयनों का अदला बदली हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होती है, इस प्रकार की अपक्रिया को हम द्विविस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना सरल है बच्चों, इतना सरल है कि क्या ही कह दूं मैं। और सरल कैसे होता है, जब मैं पढ़ा देता हूं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइंस के जानने हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बच्चों। और आपको मैं वादा करता हूं कि 2025 और 26 का जो सेशन होगा, जो आने वाला बैच है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, एमपी बोर्ड के पूरे कंटेंट, चाहे मैथ के हो चाहे साइंस के हो, इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड होगा। तो वीडियो को लाइक करके रखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि 2025 और 26 का चाहे 11 केमिस्ट्री हो, चाहे 12 केमिस्ट्री हो, चाहे 9th और 10th की साइंस हो, गणित हो, सब प्रोवाइड करूंगा मैं। और इतना इजी करूंगा बच्चों कि क्या ही कह दूं मैं। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और बड़ी बात मैं बता दूं कि जब भी किसी अपक्रिया में यौगिकों के आयनों का अदला बदली होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी अभिकारक में आयनों का अदला बदली होता है, उस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए परिभाषा को नोट करते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों का अदला बदली होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली हो, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। सर थोड़ा सा आप इसको समझाइए। अब सोडियम सल्फेट, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको हम।
सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ। चलिए कराइए क्रिया। सोडियम सल्फेट, अब मेरी बात को समझना, अब बढ़िया समझ लेना, ये बात नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागने को होता है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1। सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, लेकिन सल्फेट को चाहिए भैया 2। सल्फेट को कितना चाहिए? 2। मेरी बात समझना, मुझे 2 चॉकलेट की आवश्यकता है, आप सिर्फ 1 दे सकते हो, तो आप जैसे कितने बच्चे चाहिए मुझे? 2। तो सल्फेट जो है 2 सोडियम के साथ जुड़ेगा, क्योंकि सल्फेट 2 चॉकलेट खाता है और सोडियम सिर्फ 1 देता, तो Na2SO4 प्लस, क्रिया का मतलब प्लस, बेरियम Ba। अब मेरी बात, मैं 2 चॉकलेट देना चाहता हूं, लेकिन क्लोरीन सिर्फ 1 ही खाता है, तो क्लोरीन कितने चाहिए? 2, क्योंकि मेरे पास 2 है। BaCl2, BaCl2। कहने का तात्पर्य यह है कि सल्फेट 2 खाता है, सोडियम 1 देता है, तो सोडियम कितने चाहिए? 2। बेरियम 2 देता है, क्लोरीन 1 लेता है, तो क्लोरीन कितने चाहिए? 2। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, अब यहां से आयनों का अदला बदली होगा, और जब आयनों का अदला बदली होगा तो यहां से बीच में टूटेगा, तो Na2 है तो 2Na पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये त्यागता है, धातुएं हमेशा धन विद्युतीय होती हैं। सल्फेट 2 निगेटिव, क्यों? क्योंकि 2 सोडियम के साथ जुड़ा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, फिर यहां भी टूटेगा। Ba2 पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन हट गया, और 2Cl निगेटिव। समझ आई बात? बेरियम 2 पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा था, और 2 क्लोरीन जब चला जाएगा तो 2 कमी आएगी ना, कमी क्या आती है? पॉजिटिव, और ये अधिकता है तो निगेटिव। समझ आई बात? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 2 पॉजिटिव के साथ, 2 क्लोरीन के साथ तो 2 पॉजिटिव हो गया, और 2 क्लोरीन तो एक ही था, लेकिन 2 अणु है तो 2 निगेटिव। 2Na 2Cl मिलके बना देंगे बच्चों, 2Na और 2Cl मिलके क्या बनाएंगे? 2NaCl प्लस। पहली चीज तो मालूम हो गई आपको, 2Na और Cl मिलके क्या बना देंगे? 2NaCl। अब BaSO4 मिलके बना देंगे बेरियम सल्फेट। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, जिसमें क्या होता है? अभिकारकों में आयनों का अदला बदली। NaCl के साथ क्रिया किया BaSO4, क्योंकि Ba 2 पॉजिटिव है, SO4 2 निगेटिव है। भैया मैं 2 देना चाहता हूं, तुम 2 लेना चाहते हो, तो कर लिए क्रिया। हमारे जैसे 2 बच्चे हैं जो 1-1 देना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे 2 बच्चे हैं जो 1-1 लेना चाहते हैं, 2NaCl। तो जब सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ होती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा बच्चों, समझ आई बात? चलिए, इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड मैं करता रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।